नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। 18 अप्रैल को मना वर्ल्ड हेरिटेज डे। हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 इयर्स ऑफ आइकोमॉस एक्शंस रखी गई थी। श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका को कहा सुपर संसद। अनुच्छेद 142 को बताया न्यूक्लियर मिसाइल। अनुच्छेद 145(3) में की संशोधन की मांग। और केरल तथा आईआईटी बॉम्बे के बीच हुआ समझौता। V2G तकनीक पर साथ करेंगे काम। V2G से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्रिड को वापस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। आइए शुरू करें। 18 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद सांस्कृतिक विरासत के महत्व और ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2025 के लिए इस दिन की थीम हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ आइकोमॉस एक्शंस रखी गई है। इस मौके पर भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को ऐतिहासिक मान्यता देते हुए श्रीमद् भागवत गीता, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। इसी के साथ भारत के 14 अभिलेख यूनेस्को के इस रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। भगवत गीता की शिक्षाओं को टाइमलेस माना जाता है। इन्हें जीवन की दुविधाओं को खत्म करने का तरीका सिखाने के लिए जाना जाता है। इन्हें सुख, संतुष्टि, तृप्ति और आत्म खोज से भरा जीवन जीने की कुंजी माना जाता है। भगवत गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक भर नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक दिशा निर्देश है जो व्यक्ति को सही जीवन जीने के लिए डायरेक्शन देती है। वहीं भरत मुनि का नाट्य शास्त्र प्रदर्शन, सौंदर्य शास्त्र और शास्त्रीय कलाओं पर एक ग्रंथ है। यह रंगमंच और प्रदर्शन परंपराओं पर सबसे व्यापक दस्तावेजों में से एक है। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसे यूनेस्को ने 1992 में शुरू किया था। इसका मकसद विश्व के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासतों को पहचान देना, उसे संरक्षित करना और लोगों की पहुंच में लाना है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर है जिसमें विश्व भर के ऐतिहासिक दस्तावेज, पांडुलिपियां, दुर्लभ पुस्तकें, चित्र, फिल्में, ऑडियो रिकॉर्डिंग आदि को शामिल किया जाता है। इनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या सामाजिक महत्व होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे को मनाने का प्रस्ताव आइकोमॉस यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा साल 1982 में दिया गया था, जिसे यूनेस्को ने अप्रूव किया था। आइकोमॉस सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है। इस दिन को मनाने की थीम हर साल आइकोमॉस के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन दुनिया भर में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों की रक्षा के लिए काम करता है। और इसी के मद्देनजर 1972 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को अपनाया था। नवंबर 1977 में भारत इस कन्वेंशन का हिस्सा बना। अक्टूबर 2024 तक 196 देश वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में शामिल हो चुके हैं। इस कन्वेंशन में शामिल देशों में स्थित विरासत स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा देता है। ये स्थल सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिक्स्ड कैटेगरी के हो सकते हैं। भारत से 43 विरासत स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों का दर्जा दिया गया है। इनमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिक्स्ड कैटेगरी में शामिल है। भारत में सबसे पहले साल 1983 में यूनेस्को द्वारा विरासत स्थलों को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में जगह मिली थी। 1983 में इस सूची में आगरा का किला, ताजमहल और अजंता एलोरा की गुफाओं को शामिल किया गया था। इस सूची में सबसे रीसेंट एंट्री बीते साल जुलाई 2024 में की गई थी। तब इस सूची में असम के मोईदाम्स को जोड़ा गया था। मोईदाम्स असम के अहोम राजघराने के कब्रिस्तान हैं। यहाँ पर अहोम शासकों को दफनाया जाता था। ये मोईदाम्स अलग अलग आकारों के मिट्टी, पत्थर और ईंटों के बने हुए हैं। भारत ने अपनी विशाल प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक है पुरावशेषों की पुनः प्राप्ति। भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार 1976 से लेकर 2024 तक विदेशों से 655 पुरावशेषों यानी एंटिक्विटीज को लेकर आई है। इनमें से 2014 से 2024 के दौरान 642 एंटिक्विटीज वापस हासिल किए हैं। विरासत स्थलों को संरक्षित करने के मकसद से भारत सरकार 2017 में एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना लेकर आई थी। इस योजना को 2023 में एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 के नाम से पेश किया गया था। इसके तहत
निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत देश के स्मारकों को संरक्षित करने में मदद कर सकती हैं। इस दिशा में वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने के मकसद से वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा जुलाई 2024 में की गई थी। वर्तमान में भारत में 3697 प्राचीन और पुरातात्विक साइट्स को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। सुपर संसद ये शब्द हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के लिए इस्तेमाल किया। दरअसल अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था और इसमें गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर विचार करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। इस फैसले की आलोचना करते हुए उपराष्ट्रपति ने देश की न्यायपालिका को सुपर संसद बताया। उनके मुताबिक न्यायपालिका कार्यपालिका के कामों को अंजाम देने की कोशिश कर रही है, जबकि इस मामले में न्यायपालिका की कोई जवाबदेही तय नहीं है। इसके अलावा उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 की तुलना न्यूक्लियर मिसाइल से की। बकौल उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 142 के प्रावधान लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ है। हम एक बार संविधान के अनुच्छेद 142 के उन प्रावधानों को समझते हैं जिनके चलते इसे न्यूक्लियर मिसाइल बताया जा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142(1) सुप्रीम कोर्ट को अपने सामने आए किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने वाले आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति को सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण शक्ति के रूप में भी जाना जाता है और यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्याय प्रदान करने के लिए कानून के सख्त नियमों से परे जाने का भी अधिकार देता है। इसके तहत कोर्ट ऐसे आदेश या डिक्री पारित कर सकता है जिन्हें वह किसी मामले को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए जरूरी समझता हो, भले ही यह आदेश मौजूदा वैधानिक प्रावधानों में शामिल न हो। अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया कोई भी निर्णय पूरे देश में बाध्यकारी और लागू किया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 142(2) इस प्रावधान के तहत न्यायालय व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश भी जारी कर सकता है और यहां तक कि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित भी कर सकता है। इस पूरे मामले में उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 145(3) का भी जिक्र किया। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के मुताबिक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। इस पर उपराष्ट्रपति का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला तमिलनाडु गवर्नर RN रवि मामला केवल 2 जजेस की बेंच ने सुनाया है। उन्होंने अनुच्छेद 145(3) में संशोधन की भी मांग की। मांग के मुताबिक संवैधानिक पीठ में जजेस की न्यूनतम संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। हाल ही में केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और IIT बॉम्बे ने V2G यानी व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी को लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत केरल में V2G टेक्नोलॉजी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करके इसके आउटकम्स को देखा जाएगा। राज्य में इसे लागू करने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, इन सब पर विचार किया जाएगा। हमारे लिए V2G तकनीक के बारे में जानना जरूरी है। V2G तकनीक के जरिए EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज पावर को ग्रिड को वापस ट्रांसफर कर सकती हैं। जब कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज में नहीं है तो इसका इस्तेमाल एक डिसेंट्रलाइज्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के तौर पर किया जा सकता है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्टिव नहीं है तो उसमें बाई डायरेक्शनल चार्जर लगाकर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड को सपोर्ट किया जा सकता है। बाई डायरेक्शनल चार्जर से मतलब क्या है? इससे मतलब है कि बैटरी से ग्रिड में और ग्रिड से बैटरी में बिजली को दोनों दिशाओं में भेजा जा सकता है। V2G तकनीक डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि बिजली को एक ही जगह जमा करने के बजाय अलग अलग जगहों पर जैसे EVs में जमा करके जरूरत के समय उपयोग किया जा सकता है। इससे पावर ग्रिड को ज्यादा स्टेबल और स्मार्ट बनाया जा सकता है। यह तरीका उस समय फायदेमंद होता है जब बिजली की मांग ज्यादा होती है या कोई आपात स्थिति आती है। USA के कैलिफोर्निया में कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स में यह भी परीक्षण किया जा रहा है कि क्या संकट के समय जैसे तूफान या ब्लैकआउट में EVs की मदद से समुदायों को बिजली पहुंचाई जा सकती है। इस तरह V2G न सिर्फ ऊर्जा समाधान है
बल्कि आपातकालीन स्थितियों में लोगों की सुरक्षा और सुविधा का एक नया विकल्प भी बन सकता है। देखिए, आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मैच्योर मार्केट है, जैसे कि यूरोप और यूएसए, यहां पर V2G को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड्स में अगर वाहन मालिक पीक आवर्स में अपनी बैटरी से अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देते हैं तो उन्हें कंपनसेशन भी मिलता है। अगर भारत में V2G की प्रोग्रेस पर बात करें तो अभी ये बहुत शुरुआती दौर में है। भारत की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CEA ने रिवर्स चार्जिंग को लेकर एक समिति गठित की थी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL भारत की पहली कोल पब्लिक सेक्टर कंपनी बनने जा रही है जो कोयला खनन में पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। यह तकनीक कोयला खनन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। SECL ने इस तकनीक के लिए TMC मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। समझौते के तहत सिंघाली अंडरग्राउंड कोल माइंस से इसी तकनीक का प्रयोग करके करीब 84.5 लाख टन कोयले का उत्पादन किया जाएगा। SECL का यह कदम ग्रीन माइनिंग की दिशा में अहम साबित होगा। आपको बता दें कि पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी एक आधुनिक अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड है जिसमें ज्यादा जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं होती। कोयला निकालने के बाद जो खाली जगह बचती है उसमें एक स्पेशल पेस्ट भर दिया जाता है। यह पेस्ट फ्लाई ऐश, ओपन कास्ट माइंस से निकले पत्थर, सीमेंट, पानी और कुछ केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है। इससे माइन यानी खदान की छत या जमीन धंसने की समस्या नहीं होती और माइन मजबूत बनी रहती है। यह तकनीक पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर है। एक तो इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट का दोबारा इस्तेमाल होता है जिससे कचरे की मात्रा घटती है और पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। कुल मिलाकर यह तकनीक न सिर्फ सुरक्षित खनन को बढ़ावा देती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की दिशा में भी मददगार है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है जियो टैगिंग। जियो टैगिंग से मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मोबाइल की लोकेशन के आधार पर जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स जोड़े जाते हैं। जियो टैग को फोटो, वीडियो, वेबसाइट, टेक्स्ट मैसेज और QR कोड आदि पर लागू किया जा सकता है और इसमें टाइम स्टैंप या अन्य रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शामिल की जा सकती है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे तेज फ्लैश मेमोरी बनाई है जिसका नाम पोक्सियाओ रखा गया है। इसमें सिर्फ 400 पिकोसेकंड में डेटा मिटाने के साथ उसे दोबारा लिखा भी जा सकता है। यह ट्रेडिशनल फ्लैश मेमोरी से 1 लाख गुना तेज है। इसमें एक नई तकनीक 2D एनहांस्ड हॉट कैरियर इंजेक्शन का इस्तेमाल हुआ है जिससे इलेक्ट्रॉन तेज गति से चलते हैं जबकि पुरानी मेमोरी में समय लगता था। पोक्सियाओ एक चावल के दाने से भी छोटी है और इसे मेमोरी और कंप्यूटिंग के बीच की दूरी खत्म करने के लिए बनाया गया है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग में तेजी आएगी। अभी इसका प्रोटोटाइप केवल कुछ किलोबाइट डेटा स्टोर कर सकता है लेकिन भविष्य में यह तकनीक पूरे स्टोरेज सिस्टम को बदल सकती है। यह अब तक की सबसे तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है। नवी मुंबई के सीवुड्स में स्थित DPS वेटलैंड को महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने फ्लेमिंगो संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। यह 30 एकड़ में फैला है और ठाणे क्रीक रामसर साइट के पास है। यह एक ज्वारीय जल क्षेत्र है जिसमें मीठे और खारे पानी का मिश्रण होता है। यह क्षेत्र मध्य एशियाई मार्ग पर आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर फ्लेमिंगो के लिए। यहाँ ज्वार के पानी का प्रवाह दोबारा शुरू किया गया और काई हटाई गई जिससे इसका पर्यावरण बेटर हुआ। यह बाढ़ और समुद्री पानी के खतरे से बचाने में भी मदद करता है। फ्लेमिंगो लंबे पांव और गर्दन वाले गुलाबी रंग के पक्षी होते हैं। भारत में पाए जाने वाले ग्रेटर फ्लेमिंगो को फोइनिकोप्टेरस रोसियस कहा जाता है। ये अपनी खास चोंच से पानी में से खाने को अलग करते हैं और मड नेस्ट्स यानी मिट्टी के घोंसले बनाते हैं। रूस ने जर्मनी को चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ने टॉरस मिसाइलों से हमला किया तो इसे युद्ध में जर्मनी की सीधी भागीदारी माना जाएगा। टॉरस मिसाइल एक लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है जो हवा से छोड़ी जाती है। इसे जर्मनी और स्वीडन की कंपनियों यानी MBDA और सॉब बोफोर्स डायनेमिक्स ने मिलकर बनाया है। यह मिसाइल बंकर, पुल और कमांड सेंटर जैसे मजबूत ठिकानों को भी नष्ट कर सकती है। इसकी रफ्तार करीब 1170 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य भेज सकती है। इसमें 4 अलग अलग नेविगेशन सिस्टम है जो GPS और जैमिंग रोधी तकनीक से लैस हैं। यह केवल 35 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है जिससे इसे रडार भी नहीं पकड़ पाती। भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के कार्यालय द्वारा कराई गई एक स्टडी ने सुझाव दिया है कि सभी कोयला संयंत्रों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम लगाना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। FGD सिर्फ उन संयंत्रों में लगे जो हाई सल्फर या इंपोर्टेड कोल यानी 0.5% से ज्यादा सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। भारत में 92% कोयला लो सल्फर है और देश की जलवायु और चिमनी की ऊंचाई से सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्वतः फैल जाती है जिससे हवा पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। सभी संयंत्रों में FGD लगाने से जल की भारी खपत और 2030 तक
69 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बढ़ेगा, जबकि SO2 में मामूली कमी आएगी। IIT दिल्ली की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भी भारत में एसिड रेन बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि FGD से SO2 गैस 95% तक हटाई जा सकती है, लेकिन इसकी लागत, पानी की खपत और एनर्जी कंजम्पशन बहुत अधिक है। भारत सरकार ने साफ किया है कि 1 मई 2025 से पूरे देश में सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम लागू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया। कुछ टोल प्लाजा पर ANPR फास्टैग बेस्ड बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसमें 2 तकनीकें होंगी। ANPR कैमरा जो गाड़ी की नंबर प्लेट को पढ़कर वाहन की पहचान करेगा, और फास्टैग जो RFID टेक्नोलॉजी से टोल टैक्स को डिडक्ट करेगा। इस सिस्टम में वाहन बिना रुके टोल प्लाजा पार करेंगे और टोल टैक्स अपने आप कट जाएगा। अगर कोई भुगतान नहीं करता तो उसे नोटिस भेजा जाएगा और फास्टैग सस्पेंड किया जा सकता है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, मोइदाम्स क्या हैं? प्राचीन मंदिर, किले, अहोम राजवंश के दफन टीले या फिर व्यापारिक चौकियां? दूसरा प्रश्न है, खबरों में रही V2G तकनीक संबंधित है क्वांटम कंप्यूटिंग से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से, खाद्य प्रसंस्करण से या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित सवाल क्या पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश या फिर भूटान? सही जवाब है भारत। और दूसरा प्रश्न था, नेशनल हेराल्ड अखबार निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।